नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर मैं अमित फगेड़िया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज हमारी जो चर्चा का विषय होगा वह होगा महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का जो शासनकाल रहा वह रहा साथियों 1572 से लेकर और 1597। ठीक है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर 1572 से लेकर 1597 तक शासन किया। ठीक, और इस दौरान उनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं रही उन सभी पर हम वन बाय वन आज चर्चा करेंगे। तो इसको हमने कुछ पॉइंटों में विभक्त कर लिया है। तो सबसे पहले हम महाराणा प्रताप का जो प्रारंभिक जीवन है उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्या महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन, जिसके अंतर्गत महाराणा प्रताप का जन्म, उनकी बाल्यावस्था तथा उनका किशोरावस्था के दौरान जो जीवन रहा उस पर बात करेंगे। दूसरा, महाराणा प्रताप उत्तराधिकार संबंधी विवाद व राज्याभिषेक। ठीक है, दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हम क्या बात करेंगे? प्रारंभिक जीवन उत्तराधिकार संबंधी विवाद तथा महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक। तीसरा, हल्दी घाटी का युद्ध। चौथा, दिवेर का युद्ध। ठीक है, और अंत में उनका चावंड को राजधानी बनाना वह अंतिम समय। ठीक है, इन 5 पॉइंट के अंतर्गत हम महाराणा प्रताप का जो इतिहास है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं उनका प्रारंभिक जीवन। ठीक है, महाराणा प्रताप के अगर प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो इनके पिता का नाम उदय सिंह था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। और इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था? जयवंता बाई। ठीक है, जयवंता बाई और उदय सिंह के संतान कौन थे? महाराणा प्रताप। और इनका जन्म 9 मई 1540 को बादल महल। ठीक है, 9 मई 1540 को बादल महल ऑब्लिक कटारगढ़ ऑब्लिक कुंभलगढ़, ठीक है, में हुआ। ये कहाँ है? राजसमंद। अभी बादल महल और कटारगढ़, कुंभलगढ़, जो कुंभलगढ़ है राजसमंद स्थित, उस कुंभलगढ़ में एक अन्य छोटा दुर्गनुमा महल है जिसे क्या कहा जाता है? कटारगढ़। और इसी के अंदर क्या है? बादल महल। इस बादल महल में किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का। किसकी कोख से? जयवंता बाई के। और ये उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। प्रताप क्या थे? उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। जब उदय सिंह, कौन? उदय सिंह चित्तौड़ के युद्ध के बाद में गिरवा क्षेत्र में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गिरवा क्षेत्र में। ठीक है, ये गिरवा क्षेत्र क्या है? जो उदयपुर है उसके चारों ओर की जो पहाड़ी श्रृंखला है, उदयपुर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उस पहाड़ी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? गिरवा। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गिरवा क्षेत्र। इस गिरवा क्षेत्र में जब उदय सिंह चला जाता है तो इस समय महाराणा प्रताप भी उदय सिंह के साथ रहते हैं। ठीक है, और ये गिरवा क्षेत्र है, यहाँ पे बड़ी संख्या में भील जनजाति भी रहती थी। इन भीलों के द्वारा प्रताप को कीका कहकर संबोधित किया गया। क्या कहा गया? कीका। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रताप का बाल्यावस्था में क्या नाम मिलता है तो क्या मिलता है? कीका। क्यों? क्योंकि भील अपने छोटे बच्चे को क्या कहते थे? कीका कहते थे। और प्रताप का जो भीलों के साथ लगाव था, जो अटैचमेंट था, उसके कारण भील इन्हें भी क्या कह देते थे? कीका कहकर संबोधित करते थे। महाराणा प्रताप का जो विवाह था वह 17 वर्ष की उम्र में 1557 में। ठीक है, किसके साथ हुआ? अजबदे। किसके साथ हुआ? अजबदे के साथ। ठीक है, और इसी अजबदे से आगे चलकर अमर सिंह का जन्म होता है
जो आने वाले समय में मेवाड़ के महाराणा बनेंगे। ठीक है, तो ये महाराणा प्रताप का जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में हमें जो जानकारी उपलब्ध थी उस पर एक बार पुनः हम दोहरा लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म, उनके माता पिता कौन थे? महाराणा उदय सिंह और जयवंता बाई। जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। और कहाँ पे हुआ था? बादल महल। अगर बादल महल ऑप्शन में नहीं मिलता है तो कहाँ हुआ था? कटारगढ़, और कटारगढ़ नहीं है तो कुंभलगढ़ में। ठीक है, जब उदय सिंह चित्तौड़ के युद्ध के उपरांत गिरवा क्षेत्र में चले जाते हैं तो प्रताप भी इनके साथ रहते हैं, और भील, जो गिरवा क्षेत्र में भील लोग रहते थे, वे प्रताप को क्या नाम देते हैं? कीका। ठीक है, प्रताप को कीका नाम किसके द्वारा दिया गया है? भीलों के द्वारा। क्यों? क्योंकि भील अपने छोटे बच्चों को क्या कहते थे? कीका कहते थे। ठीक है, प्रताप का विवाह 17 वर्ष की उम्र में 1557 में अजबदे के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? अजबदे पंवार के साथ हुआ। और इन अजबदे से ही जो संतान होती है, अमर सिंह होते हैं, का जन्म होता है, और ये अमर सिंह ही महाराणा प्रताप के बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं। ठीक है, ये जो महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन था उस पर बात हुई। अब हम इसे आगे बढ़ाते हुए और महाराणा प्रताप के उत्तराधिकार से संबंधित विवाद तथा राज्याभिषेक की बात करेंगे। ठीक है, प्रारंभिक जीवन पे चर्चा हो गई। अब हम किस पे बात करेंगे? उत्तराधिकार। ठीक है, तो उत्तराधिकार को लेकर मैंने आपको बताया था कि प्रताप सबसे बड़े पुत्र थे किसके? उदय सिंह के। महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे, और इस कारण मेवाड़ के जो शासक बनने थे वो भी कौन बनने थे? महाराणा प्रताप बनने थे। लेकिन उदय सिंह ने भटियाणी रानी, जिनका क्या नाम था? धीरबाई। ठीक है, जैसलमेर के भाटियों की पुत्री भटियाणी रानी धीरबाई के प्रभाव के चलते, और इनके पुत्र जिसका नाम क्या था? जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, उदय सिंह ने क्या किया? प्रताप के स्थान पर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब ये जगमाल ना तो प्रताप से योग्य थे, किसी भी मामले में प्रताप के समक्ष नहीं टिकते थे। ठीक है, इस कारण जो मेवाड़ी सरदार थे उनके मन में एक असंतोष था। किसके प्रति? जगमाल के प्रति। और वे जगमाल को क्या नहीं बनाना चाहते थे? शासक नहीं बनाना चाहते। वो किसको चाहते थे कि जगमाल के स्थान पर शासक कौन बने? प्रताप बने। ठीक है, वो किसको शासक बनाना चाहते थे? प्रताप को। और इसी कारण जब 1572 में उदय सिंह की मृत्यु होती है, कहाँ होती है उदय सिंह की मृत्यु? गोगुंदा में। ठीक है, तो जैसे ही गोगुंदा में 1572 में उदय सिंह की मृत्यु होती है तो कुंभलगढ़ में जगमाल स्वयं को क्या घोषित कर देता है? मेवाड़ का महाराणा। ठीक है, जगमाल क्या घोषित कर देता है? मेवाड़ का महाराणा घोषित कर देता है। और वह गोगुंदा में उदय सिंह का जो अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, किसका? उदय सिंह का अंत्येष्टि कार्यक्रम होता है ना, जो इस अंत्येष्टि का उदय सिंह का अंत्येष्टि कार्यक्रम होता है, इसमें जगमाल शामिल नहीं होता है। कहाँ पे? गोगुंदा में। वह कहाँ रहता है? कुंभलगढ़ में रहता है, और स्वयं को क्या घोषित कर देता है? महाराणा। इस बात से नाराज मेवाड़ी सरदारों ने क्या निर्णय लिया कि शासक किसे बनाया जाए? प्रताप को। और उन्होंने गोगुंदा में 1572 में प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक संपन्न करवाया। क्या संपन्न करवाया? प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक। कहाँ पर? गोगुंदा में। और इसमें जिस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही वह कौन थे? अखेराज सोनगरा। ठीक है, अखेराज सोनगरा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, और उन्होंने जगमाल के स्थान पे किसको शासक बना दिया? प्रताप को मेवाड़ का महाराणा घोषित कर दिया। ठीक है, अब प्रथम राज्याभिषेक हो गया। मैंने यहाँ पे प्रथम राज्याभिषेक क्यों काम में लिया? क्योंकि प्रताप का एक राज्याभिषेक होता है, जगमाल स्वयं को इस समय महाराणा घोषित कर चुके होते हैं। 1572 में ही प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक होता है। ठीक है, जो कहाँ होता है? कुंभलगढ़ में।
कुंभलगढ़ में होता है। जगमाल इस समय जैसे ही प्रताप और मेवाड़ी सरदार कुंभलगढ़ पहुंचते हैं उससे पूर्व ही जगमाल मेवाड़ को छोड़कर अकबर की शरण में चला जाता है और प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक कहाँ संपन्न होता है? कुंभलगढ़ में होता है। कब होता है? 1572 में होता है। और इसमें जो तलवार बंधाई की रस्म है वह कृष्णदास के द्वारा संपन्न कराई जाती है। ठीक है, कौन सी? तलवार बंधाई। तलवार बंधाई की रस्म किसके द्वारा? कृष्णदास के द्वारा। ठीक है, तलवार बंधाई क्या होती थी? जब शासक गद्दी पे बैठता था तो एक तरह से उसकी सत्ता की पुष्टि के लिए उसकी कमर पर एक तलवार बांधी जाती थी। उसी को क्या कहा जाता था? तलवार बंधाई की रस्म। तो वो कौन संपन्न करता है? कृष्णदास। ठीक है, तो ये प्रताप के उत्तराधिकार संबंधी और राज्याभिषेक संबंधी जो विवाद रहा उस पर चर्चा हो गई। ठीक है, तो भटियाणी रानी धीरबाई थी, उसके प्रभाव से उदय सिंह किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं? जगमाल को, जबकि जगमाल प्रताप का छोटा भाई था। ठीक है भाई, उत्तराधिकारी किसको बनाना था? प्रताप को बनाना था, क्योंकि प्रताप इनका सबसे बड़ा पुत्र था उदय सिंह का, लेकिन बनाया घोषित किसको कर दिया गया? जगमाल को। ठीक है, इसी कारण जब 1572 में उदय सिंह की मृत्यु होती है तो जगमाल कुंभलगढ़ में स्वयं को महाराणा घोषित कर देते हैं। इसके बावजूद मेवाड़ी सरदारों के द्वारा 1572 में गोगुंदा में ही प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रथम राज्याभिषेक कहाँ होता है? गोगुंदा में। और जब वे कुंभलगढ़ पहुंचते हैं तो जगमाल मेवाड़ को छोड़कर मुगलों की शरण में चला जाता है, अकबर की शरण में चला जाता है और कुंभलगढ़ में प्रताप का विधि पूर्वक दूसरा राज्याभिषेक संपन्न होता है। यह भी कब होता है? 1572 में ही। और इस कार्यक्रम में, इस राज्याभिषेक में जो तलवार बंधाई की रस्म होती है उसे कौन पूरा करता है? कृष्णदास। ठीक है, ये जो महाराणा प्रताप के उत्तराधिकार से संबंधित जो विवाद रहा या राज्याभिषेक से संबंधित जो विवाद रहा उसकी बात हुई। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो इसके आगे की बात की जाए साथियों, तो इसके आगे हम बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध और चावंड को राजधानी के रूप में स्वीकार करने के बाद जो प्रताप का इतिहास रहा उस पर। तो जैसे ही 1572 में प्रताप शासक बन जाते हैं, मेवाड़ के गद्दी पर बैठ जाते हैं, तो अकबर एक बार पुनः सक्रिय हो जाता है। कौन? अकबर। ठीक है, अकबर के द्वारा 1570 में नागौर दरबार का आयोजन कराया गया। ठीक है, 1570 में अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन कराया गया था और इस नागौर दरबार में उदय सिंह को भी आमंत्रित किया गया था। महाराणा प्रताप के जो पिता थे ना उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, उनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन उदय सिंह इसमें शामिल नहीं हुए। और इस नागौर दरबार के आयोजन का जो मुख्य कारण था वह क्या था कि इस दरबार के माध्यम से अकबर यह देखना चाहता था कि राजपुताना की या राजस्थान के कौन कौन से शासक तो अकबर के पक्ष में हैं और कौन कौन के शासक उसके विपक्ष में है, या ये कह दिया जाए कौन उसकी अधीनता स्वीकार करने को तत्पर है और कौन नहीं है। तो उदय सिंह इसमें शामिल नहीं हुआ था। जैसे ही 1572 में उदय सिंह की मृत्यु होती है और महाराणा कौन बन जाता है? प्रताप। तो एक बार पुनः अकबर क्या प्रयास करता है? प्रताप को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए पुनः प्रयासरत हो जाता है। और इसी प्रयास में अकबर के द्वारा 4 प्रस्ताव कहाँ भेजे जाते हैं? महाराणा प्रताप के दरबार में। ठीक है, अकबर बारी बारी से 4 प्रस्ताव, 4 दूत भेजता है किसके दरबार में? महाराणा प्रताप के दरबार में। ठीक है, तो अगर पहले प्रस्ताव की बात की जाए तो पहला प्रस्ताव भेजा गया था, उसमें जलाल खां प्रताप के समक्ष उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगस्त 1572 में। ठीक है, अगस्त 1572 में अकबर जलाल खां को प्रताप के समक्ष भेजता है, उसके दरबार में भेजता है और उससे अधीनता स्वीकार करने की बात करता है। ठीक है, प्रताप के पास जो प्रस्ताव भेजे गए उनमें अकबर ने यह शर्त हटा दी थी कि वह वैवाहिक संबंध स्थापित करे किसके साथ? मुगलों के साथ। मतलब प्रताप या मेवाड़ के साथ यह अनिवार्यता नहीं थी कि वह किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करें? मुगलों के साथ।
केवल उनको अधीनता स्वीकार करनी थी, केवल मुगल आधिपत्य स्वीकार करना था। लेकिन प्रताप जलाल खान से बातचीत नहीं करते, उससे मिलने कोई तत्पर नहीं होते। ठीक है, तो पहला अभियान असफल हो जाता है। ठीक है, जलाल खान के बाद दूसरा मान सिंह जाता है। ठीक है, आमेर के शासक मान सिंह। ठीक है, जब मान सिंह जाते हैं तो ये कब जाते हैं? अप्रैल 1573 में। ठीक है, मान सिंह अप्रैल 1573 में जाते हैं। ठीक है, इनको लेकर कहा जाता है कि मान सिंह जब उदयपुर पहुंचते हैं तो इनकी वार्ता उदय सागर, कहाँ पर? उदय सागर, अथवा दूसरा मत क्या है? गोगुंदा नामक स्थान पर हुई। ठीक है, मान सिंह जब मेवाड़ पहुंचते हैं, उदयपुर पहुंचते हैं, तो इनको लेकर कहा जाता है कि इनकी वार्ता अमर सिंह के साथ हुई। और किस स्थान पर हुई? उदय सागर पे हुई अथवा गोगुंदा पे। अब ये दो स्थान कहाँ से आ गए, अथवा कहाँ से आ गया? तो इसका कारण है जो कर्नल टोड हैं वह कहते हैं कि मान सिंह अमर सिंह के साथ जो वार्ता करता है उसका स्थान कौन सा था? उदय सागर। और अबुल फजल जो अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे, अबुल फजल हमारे नागौर से संबंधित रहे। ये अपने जो इतिहास लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं कि मान सिंह और अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, इनके बीच जो वार्ता हुई उसका स्थान क्या था? गोगुंदा। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि कर्नल टोड के अनुसार अमर सिंह और मान सिंह के बीच जो वार्ता का स्थान था, तो आप क्या करेंगे? उदय सागर। और ये पूछ लिया जाए अबुल फजल के अनुसार क्या था, तो क्या करेंगे? गोगुंदा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हुए ये भी असफल हो गए। ठीक है, दूसरा प्रस्ताव भी असफल हो गया। मान सिंह भी प्रताप को मनाने में सफल नहीं हो पाया। ठीक है, तीसरा भगवान दास। ठीक है, आमेर के शासक भगवान दास गए। कब गए? अक्टूबर 1573 में। ठीक है, भगवान दास भी इसमें सफल नहीं हुए, प्रताप ने इनकी बात भी नहीं मानी और अंतिम प्रस्ताव लेकर टोडरमल दिसंबर 1573 में पहुंचे और इस प्रस्ताव को भी प्रताप ने अस्वीकार कर दिया, इसे भी मानने से इनकार कर दिया। जब चारों प्रस्ताव ठुकरा दिए गए प्रताप के द्वारा, तो अब ये निश्चित था कि जल्द ही मुगलों एवं राजपूतों अथवा प्रताप के मध्य एक युद्ध होगा और इसी का परिणाम था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो अगर अकबर के द्वारा जो प्रताप को प्रस्ताव भेजे गए उनकी बात की जाए तो प्रथम प्रस्ताव किसके द्वारा भेजा, कौन लेके गया? जलाल खां। दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवान दास, चौथा टोडरमल। ठीक है, और मान सिंह से संबंधित जो बात प्रस्ताव में वार्ता का जो स्थान था उसको लेकर कर्नल टोड उदय सागर का नाम लेते हैं, तो वहीं अबुल फजल क्या बताते हैं? गोगुंदा। ठीक है, अब इनको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी हम बना सकते हैं, तो जिसको हम जम्मा भाटो। ठीक है, जैसे जलाल खान, मैं से मान सिंह, भै से भगवान दास और टै से टोडरमल। जम्मा भाटो हम मारवाड़ी में एक शब्द काम में ले सकते हैं। जम्मा मतलब एकदम से जो पत्थर है उसको जम्मा भाटो भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरा इसको हम जला मान तो भगवान टोए के रूप में भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखने की अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं साथियों, कोई भी ट्रिक आप अपनी खुद की भी बना सकते हो। ठीक है, ये मुझे शॉर्ट लगा, मैंने शॉर्ट आगे के नाम डाले और जम्मा भाटो एक शब्द बन गया। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद रह जाएगा। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अकबर के द्वारा जो 4 प्रस्ताव प्रताप को मनाने के लिए भेजे गए थे उनका क्रम क्या था, तो आप क्या लिखेंगे? जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। और इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए आप क्या याद रखें? शॉर्ट में जम्मा भाटो। ठीक है, अब हम बात करेंगे हल्दी घाटी के युद्ध पर। जब ये चारों प्रस्ताव असफल हो गए और कोई ऐसी उम्मीद नहीं रही कि प्रताप किसके अधीनता स्वीकार कर लें अकबर की, तो क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो अब साथियों हल्दी घाटी के युद्ध पे बात करते हैं।
ठीक है। जब चारों प्रस्ताव में असफल हो गया अकबर, तो अब प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध निश्चित था और इसी का परिणाम था हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी के युद्ध की अगर बात की जाए, हल्दी घाटी का युद्ध, तो यह युद्ध 21 जून 1576 को हुआ, ठीक है। और इसमें एक तरफ कौन थे? अकबर मुगलों का प्रतिनिधि कौन कर रहा था? मानसिंह कछवाहा, तथा दूसरा आसफ खां, ठीक है। मुगल प्रतिनिधि कौन थे? मुगलों की तरफ से जो सेनापति नियुक्त किए थे अकबर ने, उनमें एक था मानसिंह, दूसरा आसफ खां। मानसिंह इस समय पहली बार सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था, ठीक है। अकबर इस समय अजमेर में मैग्नीज दुर्ग है, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं, वहाँ पर रहकर युद्ध की परिस्थितियों पे नज़र बनाए हुआ था, ठीक है। मानसिंह और आसफ खां के द्वारा गोगुंदा वाले क्षेत्र में अपना सैन्य पड़ाव डाला गया। मानसिंह मांडलगढ़ होते हुए गोगुंदा पहुंचते हैं और यहाँ पर आकर अपना सैन्य पड़ाव स्थापित करते हैं। दूसरी तरफ प्रताप थे, दूसरी तरफ कौन था? प्रताप सिंह के साथ हाकिम खां सूर, ठीक है, पुंजा भील, ठीक है। पुंजा भील को प्रताप के द्वारा अपनी सेना में शामिल कर लिया गया था क्योंकि ये भीलों का नेता था, ठीक है। आदि के माध्यम से युद्ध का संचालन किया जा रहा था और इन्होंने लौशिंगाम में, कहाँ पर? लौशिंगाम में अपना सैन्य पड़ाव स्थापित किया। अब दोनों तरफ से सेनाएं मौजूद थी और जो युद्ध प्रारंभ हुआ वह हल्दी घाटी के दर्रे में प्रारंभ हुआ, ठीक है। ये हल्दी घाटी का दर्रा गोगुंदा और लौशिंगाम के मध्य का एक स्थान था, जो जहाँ पे क्या था? ये एक दर्रा था, ठीक है। मतलब दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में से आवागमन का जो माध्यम था वो एक दर्रे को कहते हैं। इस दर्रे के मध्य ये युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है। इस युद्ध में जो मुगल सेना के बारे में बताया जाता है तो कहते हैं 80,000, ठीक है, और जबकि प्रताप के पास केवल 20,000, ठीक है। किसके अनुसार? जो ख्यात इतिहासकार हैं वे क्या कहते हैं कि इस युद्ध में मुगलों के पास लगभग 80,000 की सेना थी और प्रताप के पास 20,000 की, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मूणौत नैन्सी हैं। मूणौत नैन्सी क्या लिखते हैं? जोधपुर के जो इतिहासकार थे ना मूणौत नैन्सी, वो क्या लिखते हैं कि प्रताप के पास 40,000, जबकि मुगलों के पास 40,000 जबकि प्रताप के पास 10,000 की सेना थी। अर्थात इन दोनों ही से क्या पुष्टि होती है कि सैन्य अनुपात क्या था? 4:1, ठीक। तो इनका भी सैन्य अनुपात क्या था? 4:1। हल्दी घाटी के दर्रे में जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो एक बार प्रताप अथवा राजपूत जो थे वे मुगलों पर भारी सिद्ध हुए। मुगल सेना में एक बार भागने की स्थिति उत्पन्न हो गई, उसमें एक हड़बड़ाहट पैदा हो गई। मुगलों के छक्के छुड़ा दिए राजपूतों ने इस दर्रे वाले क्षेत्र में, ठीक है। इन परिस्थितियों को देखते हुए और मुगल सेना की जो हानि हो रही थी उसको देखते हुए मानसिंह ने हल्दी घाटी से पीछे हटने का निर्णय लिया और मानसिंह हल्दी घाटी से पीछे हटकर कहाँ, किस तरफ चला गया? मैदानी क्षेत्र में। कहाँ चला गया? रक्त तलाई के मैदान में, ठीक है। हल्दी घाटी से निकला और कहाँ चला गया? रक्त तलाई के मैदान में। महाराणा प्रताप ने इस समय यह सोचा कि मानसिंह युद्ध छोड़कर भाग रहा है और उसने प्रताप ने क्या निर्णय लिया कि भागती हुई मुगल सेना का पीछा कर वह उन्हें नष्ट प्राय कर देगा, जिससे दोबारा मुगल आक्रमण करने की न सोचें, ठीक है। लेकिन मानसिंह
पीछे हट रहा था, ना कि युद्ध क्षेत्र से भाग रहा था। क्यों? क्योंकि मुगलों को मैदानी भागों में लड़ने का तो अभ्यास था, लेकिन पहाड़ी या दर्रे वाले क्षेत्र में लड़ने का अभ्यास नहीं था। दूसरा, जैसे ही मानसिंह मुगलों को लेकर कहाँ चला गया? रक्तलाई के मैदान में चला गया, तो जो भील था, पुंजा भील के नेतृत्व में जो भील पेड़ों पर बैठे हुए तीर कमान के माध्यम से मुगलों को जो क्षति पहुंचा रहे थे, अब वे भीलों की जो क्षमता थी, तीर कमानों की जो रेंज थी, उससे बाहर निकल गए, तो भील पीछे छूट गए। रक्तलाई के मैदान में एक बार पुनः घमासान युद्ध प्रारंभ होता है और इस युद्ध में राजपूतों को बड़ी क्षति उठानी पड़ती है। जो निरुत्साहित मुगल सेना थी उसमें मिहत्तर खां नामक एक व्यक्ति था, जिसके द्वारा अफवाह उड़ाई गई कि अकबर स्वयं कहाँ पहुँच रहा है? युद्ध भूमि में पहुँच रहा है, रक्तलाई के मैदान में पहुँच रहा है, जिसके चलते निरुत्साहित मुगल सेना में एक बार पुनः उत्साह की भावना पैदा हो गई और उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध लड़ना प्रारंभ कर दिया। इस रक्तलाई के मैदान में राजपूतों को बड़ी क्षति उठानी पड़ी। इन परिस्थितियों में प्रताप मानसिंह की हत्या कर युद्ध को समाप्त करने का निर्णय लेता है और अपने योद्धाओं के साथ मुगल क्षेत्रों को चीरते हुए सीधा कहाँ पहुंच जाता है? मानसिंह के हाथी के पास। ठीक है, इसमें मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर विराजमान था। ठीक है, मानसिंह किस हाथी पर विराजमान था? मर्दाना नामक हाथी पर विराजमान था। और जो प्रताप था वह चेतक, प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक पर विराजमान था। प्रताप जैसे ही मर्दाना हाथी के समक्ष पहुंचता है, मानसिंह के समक्ष पहुंचता है, तो चेतक पर एक एड़ी मारता है, जिससे चेतक अपने आगे के दोनों पांव आगे उठाकर और मर्दाना हाथी के जो दांत होते हैं उन पे रख देता है। ठीक, इसी के साथ प्रताप अपने भाले से मानसिंह पर वार करता है, लेकिन किस्मत से उस वार से महावत जो होता है हाथी का वह मारा जाता है, लेकिन मानसिंह जो ऊपर हौदा लगा होता है उसमें छुपकर अपनी जान बचा लेता है। महाराणा प्रताप चारों तरफ से मुगल सैनिकों से घिर जाते हैं। इस स्थिति में झाला बिंदा, ठीक है, कुछ बुक्स में झाला मन्ना भी लिखा मिलता है, लेकिन झाला बिंदा जो है वह प्रताप से राजमुकुट प्राप्त कर उसे धारण करते हैं तथा प्रताप को यहाँ से सुरक्षित निकलने में मदद करते हैं। ठीक है, प्रताप यहाँ से निकलकर युद्ध भूमि से निकलकर बलीचा गांव, ठीक है, कौन सा गांव? बलीचा गांव तक पहुंचता है। बलीचा गांव में उदय नाला नामक स्थान है। उदय नाला को जब चेतक क्रॉस करता है, उसको कूदता है, उसी के साथ चेतक अपने प्राण त्याग देता है। क्योंकि जब चेतक मर्दाना हाथी पर अपने आगे के पांव टिकाता है तो हाथी के जो आगे के दांत होते हैं, उन दांतों में उस समय क्या करते थे? जहरीले खंजर लगा दिए जाते थे। तो उन खंजरों से, उन तलवारों से चेतक की एक टांग जख्मी हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप उदय नाला तक पहुंचते पहुंचते चेतक अपने प्राण त्याग देता है। यहीं पे चेतक की स्मृति में उसकी छतरी बनाई गई है। ठीक है, दूसरा जो चारण भाट इतिहासकार हुए वे कहते हैं कि इस बलीचा या उदय नाला नामक स्थान पर ही शक्ति सिंह, जो किसका? प्रताप का सौतेला भाई था, वह उसका पीछा करते हुए आता है तथा उसे अपना घोड़ा प्रदान करता है। जबकि शक्ति सिंह चित्तौड़ के युद्ध में ही खेत रहा था, चित्तौड़ के युद्ध में ही मारा जा चुका था। क्योंकि यह बात चारण भाट इतिहासकारों द्वारा लिखी गई है, तो उसका कारण था कि वह इन दोनों भाइयों में मनमुटाव नहीं दिखाना चाहते थे। वे ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि प्रताप व शक्ति सिंह अंत में एक हो गए थे। ठीक है, यहाँ से प्रताप निकल जाते हैं। ठीक है, और जो मेवाड़ का जो ये हल्दी घाटी का जो युद्ध था वह अनिर्णित समाप्त हो जाता है। क्यों अनिर्णित समाप्त हो जाता है? क्योंकि मानसिंह जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आया था, प्रताप को जीवित या मृत गिरफ्तार करने अथवा उसे पराजित करने के उद्देश्य के साथ आया था, उस उद्देश्य की इसमें पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, अकबर के पास जब मानसिंह पुनः लौटता है तो अकबर उससे बात भी नहीं करता है, उससे नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि मानसिंह इस युद्ध में विजय प्राप्त करके नहीं लौटता। यह युद्ध पूर्णतः अनिर्णित रहता है। हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर कहा जाता है कि यह मेवाड़ की थर्मापल्ली थी। क्या थी? मेवाड़ की थर्मापल्ली।
ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ अथवा राजस्थान का थर्मापल्ली कहा जाता है, ठीक है। अब ये थर्मापल्ली क्यों कहा जाता है? यूनान में एक स्थान था, उस स्थान का नाम था थर्मापल्ली। और जिस प्रकार हल्दी घाटी के दर्रे में प्रताप ने अपने से 4 गुना अधिक सेना के समक्ष वीरता दिखाई, उसी प्रकार स्पार्टा के शासक लियोनाइडस थर्मापल्ली के युद्ध में फारस के विरुद्ध ये वीरता दिखाते हैं। वे भी विजित नहीं हो पाते, लेकिन उन्होंने जो वीरता दिखाई उसी के परिणाम स्वरूप उसी के समक्ष प्रताप के द्वारा भी मुगल सेना के विरुद्ध ऐसी वीरता प्रकट दिखाई गई, जिसके चलते इसे मेवाड़ की थर्मापल्ली कहा गया। किसके द्वारा? कर्नल टोड के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल टोड के द्वारा, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों का भी युद्ध हुआ था। हाथियों का भी युद्ध हुआ। इस हाथियों के युद्ध में जो मुगल सेना की तरफ से हाथी लड़ा उसका नाम था गजमुक्ता, जबकि जो प्रताप की तरफ से हाथी लड़ा उसका नाम था राम प्रसाद। और इस राम प्रसाद को मुगलों के द्वारा बाद में अपने गिरफ्त में ले लिया गया था, अपने कब्जे में ले लिया गया था, और इसी का नाम अकबर के द्वारा क्या रख दिया गया? पीर प्रसाद, ठीक है। तो ये रही हल्दी घाटी के युद्ध की बात। अब हम हल्दी घाटी के युद्ध के उपरांत जो मुगल प्रयास रहे प्रताप को पराजित करने के, उनकी बात करते हुए दिवेर के युद्ध पे आएंगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। कब हुआ? जून 1576 में, ठीक है। अक्टूबर 1576 में अकबर के द्वारा उदयपुर पे विजय प्राप्त कर ली गई और इसका नाम मुहम्मदाबाद रख दिया गया, ठीक है। 1578 में शहबाज खां मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं और अब तक अजय रहे कुंभलगढ़ पर विजय हासिल कर लेते हैं। कुंभलगढ़ अखेराज सोनगरा के अधीन था। इस पर अधिकार कौन कर लेता है? शहबाज खां कर लेता है। शहबाज खां के द्वारा कुल 3 बार, कितनी बार? 3 बार मेवाड़ पे आक्रमण किया गया। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि शहबाज खां मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण करने आया था अकबर के कहने पे, तो कितनी बार आया था? 3 बार, ठीक है। कुंभलगढ़ को किसने विजित किया था? शहबाज खां ने। 1580 में अकबर के द्वारा अब्दुल रहीम खाना, ठीक है। 1580 में अब्दुल रहीम खाना को अकबर के द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया। जब अब्दुल रहीम खाना अपने परिवार को शेरगढ़ बारा वाले क्षेत्र में, शेरगढ़ किला है बारा में, वहाँ पे अपने परिवार को छोड़कर प्रताप के विरुद्ध निकला हुआ था। उसी समय अकबर के जो पुत्र थे, कुंवर थे, अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खाना के परिवार को अपने गिरफ्त में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया और उसे अपने कब्जे में लेकर प्रताप के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके बेबी बच्चों को किसके समक्ष प्रस्तुत किया? महाराणा प्रताप के। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को इस कार्य के लिए डांटा, उन्हें समझाया और उन्हें सह सम्मान अब्दुल रहीम खाना का जो परिवार था उसे सह सम्मान वापस किसे लौटा दिया? खाना को लौटा दिया। इसी कारण अब्दुल रहीम खाना वापस कहाँ चले गए? मुगल दरबार में चले गए और इनके बीच में कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे प्रताप की जो सोच थी उससे प्रभावित होकर वापस लौट गए, ठीक है। 1582 में सुल्तान खां शेरमा को अकबर ने प्रताप के विरुद्ध भेजा। सुल्तान खां शेरमा व प्रताप के बीच दिवेर का युद्ध हुआ। कब हुआ? अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जब सुल्तान खां शेरमा के साथ प्रताप का आमना सामना होता है तो प्रताप अपनी तलवार के एक वार से सुल्तान खां शेरमा को घोड़े के सहित 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, ठीक है। जो तलवार का वार करते हैं उससे सुल्तान खां शेरमा बीच में से पूरा कट जाता है, साथ ही उसका घोड़ा भी कट जाता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि प्रताप कितने शक्तिशाली और अच्छे योद्धा थे, ठीक है। इस युद्ध में, मतलब कौन से? दिवेर के युद्ध में
प्रताप की विजय हुई। और इसी विजय के साथ साथ प्रताप ने अपने मेवाड़ जो क्षेत्र था उसके लगभग सभी वे क्षेत्र जो वह मुगलों से हार गया था पुनः प्राप्त कर लिए। ठीक है, केवल एकमात्र चित्तौड़, कौन सा, चित्तौड़ को वह वापस नहीं जीत पाया। उसके अतिरिक्त अन्य जो भी क्षेत्र थे प्रताप ने इस समय तक लगभग प्राप्त कर लिए थे। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। यह भी एक यूनानी क्षेत्र में हुए युद्ध से प्रभावित होकर दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड के द्वारा, किसके द्वारा, कर्नल टोड के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, कर्नल टोड के द्वारा दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। ठीक है, 1584 में अकबर जगन्नाथ कछवाहा को, ये आमेर के शासक थे, जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजते हैं। जगन्नाथ कछवाहा भी असफल रहते हैं, ये मांडलगढ़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके उपरांत अकबर के द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया प्रताप के विरुद्ध विजय का। ठीक है, इसके उपरांत 1500 ये अकबर कहाँ चला जाता है, पश्चिमी भारत की तरफ, जो काबुल वाला क्षेत्र है उसकी जो समस्या थी उसको सुलझाने के लिए उस क्षेत्र में चला जाता है। प्रताप 1585 में एक नवीन राजधानी चावंड को स्थापित करता है। ठीक है, प्रताप 1585 में चावंड को एक नवीन राजधानी, मेवाड़ की राजधानी बनाता है और 1585 से लेकर 1615 तक यही मेवाड़ की राजधानी रहती है। 1597 में प्रताप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु होती कैसी है, जो प्रताप है एक धनुष की प्रत्युषा, उस पर जो रस्सी होती है ना उसको चढ़ा रहे होते हैं, तो उसको जब खींचते हैं तो उस समय उनके हाथ से वह छूट जाती है और जिससे उनके पाँव में घाव हो जाता है और उसी घाव के चलते कहते हैं उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1597 में जब प्रताप की मृत्यु होती है उस समय अकबर के दरबार में दुर्साहाड़ा नामक जो विद्वान थे वह दुर्साहाड़ा कहाँ थे, अकबर के दरबार में थे। और जब अकबर को प्रताप की मृत्यु का समाचार मिलता है तो दुर्साहाड़ा लिखते हैं कि प्रताप की मृत्यु का समाचार प्राप्त करके अकबर की आंखों में उसके सम्मान में आंसू आ गए थे, वह रोने लग गया था। क्यों? क्योंकि अकबर की सोच थी कि अगर प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता तो वह उसको एक वीर की दृष्टि से एक सम्मान देता था। अकबर महाराणा प्रताप का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता था, लेकिन वह राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के कारण उसके साथ संघर्षरत रहा। तो वह मन ही मन चाहता था कि प्रताप अगर अकबर के साथ आ जाता तो वह बड़ी आसानी से संपूर्ण भारतीय क्षेत्र को विजित कर सकता था। ठीक है, ये महाराणा प्रताप से संबंधित जो मुख्य तथ्य थे उनके बारे में हमने चर्चा की है। अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ एक बार पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।